हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी अपडेट में। दोस्तों, आज हम जो कृषि विस्तार अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था 11 दिसंबर 2021 में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा और इसको समझिए, क्योंकि निम्नी भाषा में है। दोस्तों, अभी 25 प्रश्न हैं, फिर आगे वाली क्लास में हम और 25 प्रश्न लेके आएंगे। ऐसे करके पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला प्रश्न, भारत के कुल कार्यबल का लगभग कितना हिस्सा कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में कार्यरत है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए 42%, बी 55%, सी 65% या डी 75%। भारत के कुल कार्यबल का लगभग कितना हिस्सा कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में कार्यरत है? इसका राइट आंसर है बी 55%। भारत के कुल कार्यबल का लगभग कितना हिस्सा कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है? 55%। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2019 और 20 के भारत के योजित सकल मूल्य जीवीए में लगभग कितने अंश का योगदान कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों द्वारा दिया गया है? इसका ऑप्शन है ए 18%, बी 24% या सी 16% या डी 21%। दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए 18%। यानी वर्ष 2019-20 के भारत के योजित सकल मूल्य जीवीए में लगभग कितने अंश का योगदान कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों द्वारा दिया गया है? 18%। इसका राइट आंसर है 18%। चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में वर्तमान में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितना है? देखिए, निम्न पैटर्न की भाषा है, इसको समझना बहुत आसान भी है और कठिन भी है। ऑप्शन ए 296 मिलियन टन, ऑप्शन बी 332 मिलियन टन, ऑप्शन सी 220 मिलियन टन, ऑप्शन डी 220 मिलियन टन। इसका राइट आंसर है 296 मिलियन टन। यानी 296 मिलियन टन वर्तमान में भारत का खाद्यान्न उत्पादन है, 296 मिलियन टन। चलिए चौथा प्रश्न, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन फ्रूट प्रोडक्शन? यानी फल उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? यह दोस्तों, यह कई बार पूछा जा चुका है। चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ए दूसरा, बी पहला, सी तीसरा या डी चौथा। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फल उत्पादन में हमारा भारत ऑप्शन ए दूसरा। चलिए देखते हैं। हाँ, क्योंकि फल उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। चलिए अब पांचवा प्रश्न, इनमें से किस योजना में कृषि, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? इनमें से किस योजना में कृषि, सिंचाई और विद्युत परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, या बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, या डी चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, अगर वो व्यक्ति भी देख रहे हैं जो आउटसोर्सिंग में जॉब करते थे,
यही सचिव वगैरह से संबंधित जो अभी पहले से जॉब कर रहे हैं आउटसोर्सिंग प्राइवेट वाले लड़के, वो इसको विशेष तौर पर पढ़ेंगे। और फ्रेशर को तो पढ़ना ही है, क्योंकि अपन इसी से आगे बढ़ेंगे, इसी से संबंधित प्रश्न आना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। चलिए अब छठवां प्रश्न है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम रेन्स। मतलब वर्षा के अलावा इनमें से कौन सा भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत सरल है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको ही पता है कि हम जो किसान व्यक्ति रहता है, किसान व्यक्ति वर्षा पर आधारित रहता है, लेकिन बरसात के मौसम में, और बाकी सीजन में वो किस पे आधारित रहता है? ए नलकूप, बी नहरें, या सी नदियाँ, या डी तालाब। दोस्तों नहरें, नदियाँ, तालाब तो जब ही भरेंगे जब बरसात होगी, यानी इन तीन को तो कट किया जाए, तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए नलकूप। चलिए देख लेते हैं। हाँ, राइट आंसर इसका नलकूप। यानी वर्षा के अलावा इनमें से कौन सा भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? नलकूप। नलकूप आपको सभी सीजनों में प्रोवाइड रहेगा। चलिए सातवां प्रश्न, विच अमोंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यानी कृषि उत्पादन के लिए इनमें से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कृषि उत्पादन के लिए इनमें से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? ए इरिगेशन सिंचाई, बी वर्षा, सी बीज, या डी उर्वरक। कृषि उत्पादन के लिए हैं तो सभी ज़रूरी, लेकिन बिना बीज के तो कुछ काम भी नहीं होना, उर्वरक के बिना भी काम नहीं होना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कृषि उत्पादन के उत्पादकता के लिए इनमें से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? वैसे तो इसका राइट आंसर फर्टिलाइज़र या बीज होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। सी बीज। दोस्तों सीधी सी बात है, बिना बीज के तो कुछ काम होना ही नहीं है। जब बीज नहीं डालोगे तो खाद डालने से क्या मतलब, पानी डालने से क्या मतलब। कृषि उत्पादन के लिए इनमें से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है सी बीज, यानी सीड्स। चलिए आठवां प्रश्न, विच अमोंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स लिस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सोइल पीएच। यानी निम्नलिखित में से किस उर्वरक के मिट्टी के पीएच को प्रभावित करने की कम संभावना रहती है? पीएच को प्रभावित करने की कम संभावना रहती है मिट्टी के। ए यूरिया, बी रॉक फॉस्फेट, या सी अमोनिया, या डी म्यूरेट ऑफ पोटास। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसमें राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस उर्वरक के मिट्टी के पीएच को प्रभावित करने की कम संभावना रहती है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से तो वी ऑप्शन डी होना चाहिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी म्यूरेट ऑफ पोटास इसका राइट आंसर है दोस्तों, डी म्यूरेट ऑफ पोटास। दोस्तों इस निम्नलिखित में से किस उर्वरक के मिट्टी के पीएच को प्रभावित करने की कम संभावना रहती है? इसका राइट आंसर है डी म्यूरेट ऑफ पोटास। चलिए दोस्तों मेरी भी तैयारी हो रही है लगे हाथ। हालांकि ऑलरेडी मैं संविदा में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन सबको आगे बढ़ना पड़ता है भाई, सबको लगता है कि हम आगे बढ़ जाएं। चलिए नौवां प्रश्न, लाखों गरीब परिवारों को अत्याधिक रियासत वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1998, बी सन 2000,
सी सन 2004 या डी सन 2006? इसका राइट आंसर है बी सन 2000। यानी सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। चलिए हमारा 10वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स गिवन टू ईच पुअर फैमिली पर मंथ अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? यानी किस परिवार को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिमाह कितना खाद्यान्न दिया जाता है? ऑप्शन ए है 40 किलो, ऑप्शन बी है 35 किलो, या ऑप्शन सी है 20 किलो, ऑप्शन डी है 30 किलो। दोस्तों अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल नॉलेज से संबंधित भी एक प्रकार से देखा जाए। भाई ये अधिकतर सभी लोगों को मिलता है, कुछ लोग ही बचते हैं जिनको नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी 35 किलो। 35 किलो प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिमाह कितना खाद्यान्न दिया जाता है? 35 किलो। चलिए 11वां प्रश्न है, भूविज्ञान में रिसकर आवेक्षण द्वारा मृदा की ऊपरी परत से घुलनशील पदार्थों, खनिज तथा कार्बनिक कोलाइडों की हानि क्या कहलाती है? ए निक्षेपण, बी समृद्धता, सी लीचिंग, या डी अधिशोषण? दोस्तों मैंने भी जब 2021 में अपने स्टूडेंटों को देखा था पेपर, तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, लीचिंग। क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ आपकी तरह, हालांकि मैं संविदा में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समय दोस्तों मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है सी यानी लीचिंग। भूविज्ञान में रिसकर आवेक्षण द्वारा मृदा की ऊपरी परत से घुलनशील पदार्थों, खनिज तथा कार्बनिक क्लोराइडों की हानि कहलाती है सी लीचिंग। चलिए 12वां प्रश्न, टी वैल्यू। द टी वैल्यू सोई लोस टॉलरेंस रेफरेंस टू खाली था फॉर अ स्पेसिफिक सोल। टी वैल्यू मृदा हानि सहनशीलता खाली स्थान को संदर्भित करता है। टी वैल्यू मृदा हानि सहनशीलता खाली स्थान को संदर्भित करता है। ए हवा के अपरदन से मृदा हानि सहनीय है। बी पानी और हवा के अपरदन से वार्षिक मृदा की हानि जो एक विशेष मृदा अपनी दीर्घकालिक उत्पादकता को कम किए बिना सहन कर सकती है। या सी पानी से मृदा की हानि को जल गुणवत्ता मानकों द्वारा सहन किया जा सकता है। या डी मृदा के कणों के बीच तनाव बना रहता है और क्षरणकारी बलों का विरोध करता है। टी वैल्यू मृदा हानि सहनशीलता खाली स्थान को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर है बी पानी और हवा के अपरदन से वार्षिक मृदा की हानि जो एक विशेष मृदा अपनी दीर्घकालिक उत्पादकता को कम किए बिना सहन कर सकती है से टी वैल्यू से संदर्भित करती है। चलिए 13वां प्रश्न, ऊपरी मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन यानी ट्रांसफ़र से डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और मृदा निम्नीकरण का एक रूप कहलाता है। ए मृदा की उर्वरता, बी मृदा समृद्धता सी मृदा अपरदन, या डी मृदा प्रदूषण। ऊपरी मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन और मृदा निम्नीकरण का एक रूप कहलाता है। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी मृदा अपरदन। चलिए 14वां प्रश्न,
कौन सी मृदा ऑक्सीकरण और लीचिंग परिस्थितियों में अक्षय चट्टानों से प्राप्त होती है और लौह ऑक्साइड में समृद्ध होती है? कौन सी मृदा ऑक्सीकरण और लीचिंग परिस्थितियों में अक्षय चट्टानों से प्राप्त होती है और लौह ऑक्साइड में समृद्ध होती है? ए रेगुर मृदा, बी जलोढ़ मृदा, या सी मिट्टी मृदा, या डी लैटरेटिक। दोस्तों इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है डी लैटरेटिक। यानी कौन सी मृदा ऑक्सीकरण और लीचिंग परिस्थितियों में अक्षय चट्टानों से प्राप्त होती है और लौह ऑक्साइड में समृद्ध होती है? आंसर डी है लैटरेटिक। आंसर है ऑप्शन डी लैटरेटिक। चलिए 15वां प्रश्न। मोनोक्रॉपिंग से मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है जबकि फसल का रोटेशन आवश्यक है। मोनोक्रॉपिंग से मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है जबकि फसल का रोटेशन आवश्यक है। ए मृदा की उर्वरता में सुधार और कटाव को कम करना, बी अनाज की गुणवत्ता बढ़ती है लेकिन उपज घटती है, सी एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, या डी विभिन्न प्रकार की फसलों की जुताई करने के लिए। मोनोक्रॉपिंग से मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है जबकि फसल का रोटेशन आवश्यक है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपसे होना चाहिए ऑप्शन ए मृदा की उर्वरता में सुधार और कटाव को कम करना। चलिए देखिए राइट आंसर इसका ए मृदा की उर्वरता में सुधार और कटाव को कम करता है। मोनोक्रॉपिंग से मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है जबकि फसल का रोटेशन आवश्यक है। इसका आंसर है ए मृदा की उर्वरता में सुधार और कटाव को कम करता है। ऑप्शन ए मृदा की उर्वरता में सुधार और कटाव को कम करता है। 16वां प्रश्न। लाल मृदा का लाल रंग खाली स्थान के कारण विकसित होता है। लाल मृदा का लाल रंग खाली स्थान के कारण विकसित होता है। ए सीवेज निपटान, बी निछालन प्रक्रिया, या सी मानसून गतिविधियाँ, या डी क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लोहे का व्यापक प्रसार। लाल मृदा का लाल रंग खाली स्थान के कारण विकसित होता है। इसका राइट आंसर है डी क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लोहे का व्यापक प्रसार। लाल मृदा का लाल रंग खाली स्थान के कारण विकसित होता है। क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लोहे का व्यापक प्रसार। चलिए 17वां प्रश्न है। विच फैक्टर इज रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ सोल? कौन सा कारक मृदा की भौतिक और रासायनिक स्थितियों से संबंधित है? दोस्तों यह कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। टी कारक, बी भू वैज्ञानिक कारक, या सी जैविक कारक, या डी एडैफिक कारक। कौन सा कारक मृदा की भौतिक और रासायनिक स्थितियों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है डी एडैफिक कारक। यानी भौतिक और रासायनिक स्थिति से संबंधित है, मृदा की भौतिक और रासायनिक स्थितियों से संबंधित है डी एडैफिक कारक। इसको दोस्तों आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको जीत हासिल करनी है तो ओल्ड पेपर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भले वो क्वेश्चन ना है लेकिन उनसे मिलते जुलते ही आना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। चलिए 18वां प्रश्न। स्थानांतरी कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? स्थानांतरी कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? ए प्रत्यारोपण द्वारा खेती, बी दलहनी फसलों की खेती, या सी खेती स्थल का परिवर्तन, या डी फसलों का रोटेशन।
स्थानांतरी कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, खेती स्थल का परिवर्तन। चलिए दोस्तों 19वां प्रश्न है, बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए चेक बांध, बी पानी शुद्ध करने वाला यंत्र, सी वर्षा हार्वेस्टर या डी ग्रेडोनीज। बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए चेक बांध, बी पानी शुद्ध करने वाला यंत्र या सी वर्षा हार्वेस्टर या डी ग्रेडोनीज। बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी ग्रेडोनीज। ग्रेडोनीज का बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, ग्रेडोनीज का। चलिए 20वां प्रश्न, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जैविक खेती एक कृषि दृष्टिकोण है जो स्वस्थ उत्पादों की वकालता करता है और खाली स्थान के उपयोग से बचाता है। ए जैविक खाद, बी रोगों के लिए जैविक नियंत्रण एजेंट, सी फसल कटाई और संग्रह में आधुनिक प्रक्रिया या डी रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक। दोस्तों इसका राइट आंसर तो आप कमेंट में बताइए। अभी तो फ़िलहाल में इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि जो जैविक खेती होती है कृषि दृष्टिकोण है जो स्वस्थ उत्पादों की वकालता करता है, यानी जैविक खेती कृषि दृष्टिकोण से स्वस्थ उत्पादों की वकालता करता है। यानी सीधी सी बात है, जैविक खेती ऑर्गेनिक खेती है तो फिर खाद जो अपनी रहेगी वो गोबर की रहेगी, तो सीधी सी बात है नुकसान तो किसी प्रकार से नहीं करेगी और इससे बचाती है अपन को रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक से अपन को बचाती है, वो डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब 21वां क्वेश्चन, प्रतिरोपित धान की रिकवरी या ट्रांसप्लांटिंग शौक करीब कितने दिनों में होता है? ए 2 से 4 दिन, बी 4 से 10 दिन या सी 10 से 15 दिन या डी 15 से 20 दिन। प्रतिरोपित धान की रिकवरी या ट्रांसप्लांटिंग शौक करीब कितने दिनों में होता है? प्रतिरोपित धान की रिकवरी या ट्रांसप्लांटिंग शौक करीब कितने दिनों में होता है? इसका राइट आंसर है 4 से 10 दिन में। प्रतिरोपित धान की रिकवरी या ट्रांसप्लांटिंग शौक करीब कितने दिनों में होता है? 4 से 10 दिनों में। चलिए 22वां प्रश्न, डिपॉग नर्सरी में धान के पौधों के प्रतिरोपण के लिए आवश्यक दिन होते हैं। ए 10, बी 14, सी 21 या डी 28। डिपॉग नर्सरी में धान के पौधों के प्रतिरोपण के आवश्यक दिन होते हैं। इसका राइट आंसर है बी, यानी 14 दिन। डिपॉग नर्सरी में धान के पौधों के प्रतिरोपण के लिए आवश्यक दिन होते हैं 14 दिन। चलिए 23वां प्रश्न, प्रतिरोपण करने के लिए धान के पौधों में पत्तियों की कितनी संख्या उपयुक्त मानी जाती है? भैया ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आप कृषि विस्तार अधिकारी अगर बनेंगे, जब आपको यही नहीं पता रहेगा तो आपको क्या पता रहेगा। चलिए इसका राइट आंसर है डी, 4 से 5 दिन, वो 4 से 5 पत्तियाँ। यानी दोस्तों आप देखे होंगे कि कहीं भी अगर रोपा वगैरह लगाया जाता है धान का या कोई भी फसलों का, तो मतलब धान का लगाया जाता है रोपा,
तो पौधों में पत्तियों की कितनी संख्या उपयुक्त मानी जाती है? सीधी सी बात है 4 से 5, क्योंकि 4 से 5 आते आते वो पौधा मस्त हो जाता है, लगाने के लायक हो जाता है। चलिए 24वां प्रश्न, धान की सफल पारंपरिक खेती में खाली स्थान अवस्था ठंडे तापमान में करने पर आधारित होती है। धान की सफल पारंपरिक खेती में खाली स्थान अवस्था ठंडे तापमान में करने पर आधारित होती है। ए अंकुरन, बी टिलरिंग, सी ग्रैंड फिलिंग या डी पोनिकले इनेसेक्शन। अंकुरन, टिलरिंग, ग्रैंड फिलिंग। धान की सफल पारंपरिक खेती में खाली स्थान अवस्था ठंडे तापमान में करने पर आधारित होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, ग्रैंड फिलिंग। धान की सफल पारंपरिक खेती में खाली स्थान अवस्था ठंडे तापमान में करने पर आधारित होती है, ग्रैंड फिलिंग। चलिए 25वां प्रश्न, धान के संकर बीज के उत्पादन। संकर बीज का नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों, ये जो लड़के आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं अभी, उन लोगों को तो इसकी जानकारी होना चाहिए, या जो किसान के लड़के हैं वो तो जानते ही हों। धान के संकर बीज के उत्पादन में प्रयुक्त ग्रोथ रेगुलेटर होता है NAA, बी सी ट्रिपल सी या डी ABA, या इसका राइट आंसर है दोस्तों बी ट्रिपल सी। धान के संकर बीज के उत्पादन में प्रयुक्त ग्रोथ रेगुलेटर होता है ट्रिपल सी। दोस्तों अब आगे के जो प्रश्न हैं वो हम आपको कल सॉल्व कराएंगे, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपकी तैयारी अच्छी खासी होगी। देखिए निम्नी भाषा है, और निम्नी भाषा को समझने के लिए ओल्ड पेपर पढ़ने ही पड़ते हैं, तब तो आप उसकी भाषा का अनुमान लगा के आप पेपर आगे के सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।